हेलो क्लास, माय नेम इज दिशा शिवाज एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डायलिसिस नाम की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि ये डायलिसिस नाम की जो प्रोसेस है वो क्या होती है और इसके अंदर क्या किया जाता है। डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को ग्रोथ की भी ज़रूरत है, मेंटेनेंस की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। सेल के लेवल पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स वर्किंग में लगी हुई हैं। जब वो सारी सेल्स अपना अपना प्रॉपरली काम कर रही हैं तभी हम जिंदा हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी की कोई भी सेल्स हैं, अगर वो काम करना बंद कर देंगी, अगर वो काम करना बंद करेंगी तो उसकी वजह से जो ग्रुप ऑफ सेल्स है भाई वो भी काम करना बंद कर देगा। टिश्यू डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होगा तो ऑर्गन भी डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज होगा तो ऑर्गन सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ऑर्गन सिस्टम अगर हमारा कोई भी खराब हो जाता है तो उसके कारण ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या थी, ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि पहले की प्रोसेसेस में हम देखते आए थे कि भाई हमारे लिए डाइजेशन की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे थे या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम था। हर एक चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल था। जब वो एक्टिविटीज हो रही थी तो वहां पे भी कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हुए थे, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम उनको रिवाइज करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे एज एन वेस्ट हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। जो हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे एज एन वेस्ट सब्सटेंस फीकल मैटर बाहर जा रहा था, ठीक है। तो जितने भी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर चलती हैं ना सिस्टम्स में, उनमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। अभी डायलिसिस क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस जनरेट हुए थे उनको हम अलग अलग तरीके से बॉडी से बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। जैसे कि फीकल मैटर को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकाल रहे थे। जो हमारे बॉडी के अंदर एज एन वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन हुआ था उसको हम बॉडी से सांस के द्वारा बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, अपनी नोज से एक्सहेल कर रहे थे। अब ये जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस थी उसमें हमने देखा था कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से कोई चीज ली, ठीक है, बाहर से कोई चीज ली और उसका कोई वेस्ट बनाया, वो मेटाबॉलिक वेस्ट में काउंट नहीं होगा। हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फुली एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर में दे रखी है कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते क्या हैं। अब इसके अंदर हमें डायलिसिस की प्रोसेस को देख रहे हैं। डायलिसिस में हमने क्या बताया है कि डायलिसिस एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसके द्वारा हम हमारी बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, जो एक्सेस फ्लूइड है, उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हम आर्टिफिशियल चीज़ों का क्यों यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस की जरूरत हमें तभी पड़ी होगी ना जब हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम इस वेस्ट को इलिमिनेट कर रहा था, वेस्ट को बाहर निकाल रहा था, मेटाबॉलिक वेस्ट, इस मेटाबॉलिक वेस्ट को यूरिनरी सिस्टम जो था, यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम बोल दो या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा था, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा था। अब हमने यहाँ पे बोला है कि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको आर्टिफिशियली बॉडी से बाहर निकालेंगे वेस्ट को,
अब आर्टिफिशियली हम वेस्ट को बॉडी से कब निकालेंगे बाहर, जब हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम है या फिर जो भी ऑर्गन उसको इलेमिनेट नहीं कर पा रहा है। हमारे बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन का कोई ना कोई काम है। अब किसी न किसी ऑर्गन का तो ये भी काम है ना कि हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको बॉडी से बाहर निकाले, और वो कौन था, वो किडनी थी। किडनी का काम है मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का। हमने आर्टिफिशियल यूज कब किया होगा मेथड, जब हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया होगा। ठीक है, किडनी हमारी बॉडी की कौन सी ऑर्गन होती है, वो ऑर्गन होती है जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करती हैं। और जिस पैसेज के थ्रू वो बाहर निकाल रही थी, हम उसको बोल रहे थे कि यूरिनरी सिस्टम है। यूरिन के रूप में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको पानी में मिला के यूरिन के थ्रू वो बाहर निकाल रही थी हमारी बॉडी से। अब सपोज करो कि हमारी जो किडनी है वो खराब हो चुकी, उसके अंदर जो फिल्टरिंग यूनिट थी, नेफ्रॉन्स थे, वो नेफ्रॉन्स ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर करने से मना कर दिया, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट थे वो कहाँ पे थे, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर थे। ठीक है, लास्ट एसेंस के अंदर ये बात बता रखी है ना कि ब्लड के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट थे, किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। अब वो ब्लड जब किडनीज के पास आया था तो किडनीज के अंदर नेफ्रॉन थी जो उस ब्लड को फिल्टर कर रही थी, उनके अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही थी। अब नेफ्रॉन्स है, उन्होंने अपना एक टाइम पे काम करना बंद कर दिया। नेफ्रॉन्स ने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब किडनी ने ही काम करना बंद कर दिया। अब किडनी से इस कंडीशन में क्या होगा, किडनी से ब्लड को फिल्टर नहीं किया जाएगा। अब किडनी कैपेबल नहीं है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाल सके। इतनी बात हुई क्लियर। अब जब हमारी किडनीज के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल सकती हैं, अब उनके पास अगर ये पावर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनी का काम होता है लगभग एक दिन के अंदर वो 100 से 150 क्वार्ट ऑफ ब्लड को फिल्टर कर सकती है। ठीक है, क्वार्ट एक यूनिट होती है, तो एवरी डे प्रतिदिन हमारी किडनी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो 100 से 150 क्वार्ट ब्लड को फिल्टर कर सके। लेकिन अगर किडनीज ने मना कर दिया, अगर किडनीज ने मना कर दिया ब्लड को फिल्टर करने का, या फिर हम बोल दें कि किडनी अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हैं तो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब वो बॉडी के अंदर ही जमा हो रहा है। जब वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है, कोमा की कंडीशन आ सकती है या फिर डेथ की कंडीशन आ सकती है। तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी अलो नहीं करेगी कि वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हों, इकट्ठे हों। तो उस टेक्निक के लिए कि भाई अब किडनीज ने तो काम करना बंद कर दिया, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल दें। तो उसके लिए अगर बॉडी के अंदर ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ब्लड को तो फिल्टर कराना पड़ेगा। उस ब्लड को फिल्टर कराने के लिए हम एक आर्टिफिशियल टेक्निक लेके आए हैं जिसका नाम है डायलिसिस। तो इतनी बात हुई क्लियर कि डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और ब्लड से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अब क्या ऐसा होता होगा क्या, ये जो हमारी डायलिसिस की प्रोसेस है वो चलती कहाँ पे है, वो बॉडी के अंदर चलती है, बॉडी के अंदर कोई मशीन फिट करी जाती है, या फिर हमारे, क्योंकि देखो करना तो है ब्लड फिल्टर, अब उस ब्लड को फिल्टर करने के लिए क्या हमारी बॉडी के अंदर ये मशीन रखी जाती है, या फिर हमारे ब्लड को किसी तरीके से उस डायलिसिस का जो टैंक होता है या फिर डायलिसिस की जो मशीन होती है उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आई होप डायलिसिस तो क्लियर हो चुकी होगी कि डायलिसिस की प्रोसेस होती क्या है। डायलिसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की किडनी काम करना बंद कर दें तो उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल टेक्निक लेके आए हैं। उस आर्टिफिशियल टेक्निक का नाम है डायलिसिस। अब हमारे पास किडनी कितनी होती हैं, हमारे पास किडनी कितनी प्रेजेंट होती हैं, किडनी प्रेजेंट होती हैं 2। तो अब ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी जो किडनी फेल हो रही है, या फिर बोल दो कि किडनी काम करना बंद कर रही है, तो क्या दोनों किडनी एक बार में काम करना बंद कर देंगी क्या? वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, एकदम से दोनों किडनी खराब नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लो हो भी गई तो हम ये डायलिसिस की प्रोसेस को
कब यूज करेंगे? क्या डायलिसिस ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं? या फिर हमारी किडनी खराब होगी तो क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक मेथड है जिससे हम ब्लड को फिल्टर कर सके? क्या और कोई तरीके नहीं है? तो उसको देखते हैं हम। ठीक है, जब हमारी किडनी जो है वो काम करना बंद करती है ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारी किडनीज ने जो काम करना बंद किया है वो एक किडनी ने काम करना बंद किया है या दोनों किडनी ने ही काम करना बंद किया है? क्योंकि दोनों किडनी क्या कर सकती हैं? दोनों किडनी 100 से 150 क्वार्ट तक ब्लड को फिल्टर कर सकती हैं, हर एक किडनी कर सकती। अब हर एक किडनी अगर 100 से 150 क्वार्ट ब्लड को फिल्टर कर सकती है तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कि हमारे पास 2 किडनी है, ठीक है। अगर दोनों किडनी काम करना बंद करेंगी तो क्या करेंगे? एक किडनी काम करना बंद करेगी तो क्या करेंगे? देखो, जब हमारी मान लो एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी खराब हो जाएगी तो सारा ब्लड फिल्टर करने का लोड किस पे आएगा? दूसरी किडनी पे आएगा। पहले दोनों मिल बांट के काम कर रही थी, आधे ब्लड को वो फिल्टर कर रही थी, आधे ब्लड को वो फिल्टर कर रही थी। अब पूरा का पूरा ब्लड एक ही किडनी को फिल्टर करना पड़ रहा है, मतलब उसके ऊपर जोर पड़ेगा। तो हम बिल्कुल भी ये चीज अलाउ नहीं कर सकते हमारी बॉडी के लिए कि अगर किसी की एक किडनी खराब हो गई, एक किडनी खराब हो गई तो हम एक किडनी के ऊपर ही जिंदा रहें। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? उसका प्रॉपर क्योर लेना पड़ेगा, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहा तो कुछ दिन के बाद ना चाहते हुए भी वो किडनी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी एक किडनी खराब हो जाती है उसके 99% चांस रहते हैं कि उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो जाए अगर उसके ऊपर सारा लोड पड़ेगा तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं 2 रास्ते। ठीक है, यहाँ पे होते हैं 2 रास्ते। या तो हम ब्लड को फिल्टर करने के लिए डायलिसिस करवाएं, क्या डायलिसिस करवाएं। दूसरा होता है हमारा किडनी ट्रांसप्लांट। दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है? ट्रांसप्लांट करने का मतलब होता है कि उसको चेंज कर देना। अगर हमारी एक किडनी खराब हुई है तो हमारी एक किडनी के ऊपर तो ज्यादा लोड पड़ जाएगा, तो उसको हम रिलैक्स करवाने के लिए कि एक किडनी पे ज्यादा बोझ ना पड़े, वहां पे हम यूज करेंगे डायलिसिस की प्रोसेस को। ठीक है, क्योंकि डायलिसिस क्या करेगी? डायलिसिस के थ्रू हम ब्लड को फिल्टर कर देंगे अपनी बॉडी से बाहर। उस प्रोसेस को अभी देखेंगे कि वो डायलिसिस की प्रोसेस किस तरीके से करी जाती है बॉडी से बाहर। ठीक है, तो एक अगर किडनी खराब है तो उसके लिए डायलिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो हमारी दोनों ही किडनी खराब हो गई, ठीक है, दोनों ही किडनी खराब होगी। अब दोनों किडनी खराब हो गई तो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा वेस्ट तो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो ही रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस की प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नई किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है ना, किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मतलब हमारी बॉडी की एक बेसिक नीड है किडनी। किडनी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अगर हाँ एक के अंदर कोई भी डैमेज है, थोड़ा बहुत डैमेज है, तो उसको हम आर्टिफिशियली बाहर से डायलिसिस के थ्रू ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन हमारी ऐसा नहीं काम चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी ही नहीं है और हम सिर्फ डायलिसिस के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी किडनी खराब है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट करवाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें किडनी देगा कौन? ठीक है ना, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे मतलब किसी और ह्यूमन बॉडी की किडनी हमारी बॉडी के अंदर हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो पहली सवाल तो ये आता है कि हमारी बॉडी को किडनी देगा कौन? क्योंकि सबके पास भी अपनी प्रॉपरली किडनी होती है। ठीक है, सबका अपना अपना काम चलता है, वो अपनी निकाल के तो नहीं देगा। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए दी जाती है ना, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। अगर उसकी डेथ हो गई तो अचानक से ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान मर गया तो उसके सारे बॉडी ऑर्गन अचानक से काम करना बंद कर देंगे। सभी ऑर्गन्स कुछ देर तक जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एक ड्यूरेशन होता है। कोई ऑर्गन ऐसे होते हैं जो 3 से 4 घंटे तक हमारे वर्किंग में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मरने के 7-8 घंटे तक भी हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें तो वो ऑर्गन अच्छे से अपना प्रॉपरली काम करता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए पहली बात तो आई कि किडनी हमें देगा कौन? अब ये किडनी मिलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हमें मान लो कि हमें किडनी मिल भी गई,
तो हम लास्ट लेक्चर्स में एक चीज पढ़ते आए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहर का पार्टिकल एंटर भी करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो थ्रोम्बोसाइट वगैरह, वो हम पढ़ के आए हैं ना पीछे, ठीक है, जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी आया, तो उसके ऊपर हमारी बॉडी अटैक करना स्टार्ट कर देती। तो क्या हम एक किडनी क्या है, एक बॉडी ऑर्गन है, अगर हम दूसरी बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वो भी क्या है, हमारी बॉडी के लिए तो एक फॉरेन पार्टिकल ही है ना, कोई बाहर का ही कोई मटेरियल है। अब बाहर की चीज अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगी, तो क्या हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं वो उसके ऊपर फाइट नहीं कर देंगे, उसको खत्म करना स्टार्ट नहीं कर देंगे? करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब उनको ये थोड़े पता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। उनको तो सिग्नल मिला हुआ है कि बाहर से, हमारी बॉडी के बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अंदर आया, तुमने उससे फाइट करनी है और उसको मार देना है, यही सिग्नल मिलते हैं उनको। तो अब ऐसा क्या होता है कि जिस बॉडी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो बॉडी कैसे सरवाइव कर जाती है? उनके किडनी के अंदर, मतलब वो किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद भी वो किडनी प्रॉपरली उस बॉडी के अंदर काम कर कैसे रही है, जब हमारी बॉडी बिल्कुल अलो ही नहीं करती फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए। तो किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जब दूसरे आदमी की किडनी डाली जाती है, तो हम किस तरीके से उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हैं? उस टाइम पे सुना होगा ना कि ऐसे पेशेंट के है ना मेडिसिन चलती है लगातार, ठीक है ना। जब उसकी मेडिसिन चलती है ना, वो मेडिसिन क्या करती हैं, वो मेडिसिन एक तरीके से हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, जो सोल्जर हैं, उनको सुला के रखती हैं, ठीक है, उनको इनएक्टिव करने का काम करती हैं। जो मेडिसिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को दी जाती हैं, वो कौन सी टैबलेट्स होती हैं? वो ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को दबा के रखेगी, उसको सुला के रखेगी, या फिर बोल दो कि इनएक्टिव रखेगी, ठीक है, इनएक्टिव इम्यून सिस्टम, इनएक्टिव इम्यून। वो जो टैबलेट्स होंगी वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखेंगी, दबा के रखेंगी, इनएक्टिव करके रखेंगी, ये बोल सकते। जब तक पेशेंट वो टैबलेट्स लेता रहेगा, वो दवाइयाँ प्रॉपरली लेता रहेगा, बॉडी ठीक काम करने लगेगी। लेकिन जब उसने टैबलेट्स बंद कर दी, टैबलेट्स बंद करने के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी का फिर से सिग्नल जाएगा, उसके व्हाइट ब्लड सेल्स को फिर सिग्नल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर तो कोई दूसरी बॉडी का पार्टिकल्स घुस के आए हैं, या फिर कोई दूसरा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है। तो वो उस पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगी और उसको वो धीरे 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 खत्म कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे, तो सबसे पहले क्या इशू आया था इसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहला इशू आया कि हमें किडनी देगा कौन। अगर मान लो किडनी मिल गई तो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी। अब जो किडनी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करी जाएगी, मेरी बॉडी के अंदर नहीं, मतलब जिसकी किडनी खराब हुई है उसके बॉडी के अंदर जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो उस किडनी के अंदर जो, मतलब जिसकी भी बॉडी से हम लेंगे, हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, हम उसके लिए कैपेबल भी होने चाहिए कि हाँ हमारी बॉडी उसको रख लेगी अपनी बॉडी के अंदर। दूसरी, हमें वहाँ पे प्रॉपरली मेडिसिन भी लेने पड़ेंगी ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जाग ना जाए और उस किडनी को मार ना दे, या फिर बोल दो कि जिन किडनी की सेल्स, जिन सेल्स से वो किडनी बनी हुई है, उन पे अटैक करके उन सेल्स को किल ना कर दे, ठीक है। तो इतनी बात हुई क्लियर कि जब हमारी दो किडनी होती हैं, उनके अंदर जब दोनों किडनी खराब हो जाती है या फिर एक भी खराब होती है, तो भी हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, ठीक है। जिनको मिल जाती है वो ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उनकी दोनों किडनीज, फिर वही बात है भाई, एक ट्रांसप्लांट कर दी, एक उनकी खुद की थी, तो उनकी बॉडी प्रॉपरली काम करने लग जाएगी। नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ आधा ब्लड एक किडनी फिल्टर कर लेगी, आधा जो ट्रांसप्लांट करी है वो फिल्टर कर लेगी, और मेडिसिन वो लेता रहेगा उसके इम्यून सिस्टम को सुलाए रखने के लिए, ठीक है। अब ये बात होगी, लेकिन एक कंडीशन फिर ये भी आती है, मान लो किसी की एक किडनी खराब है, उसके पास किडनी ट्रांसप्लांट के भी पैसे नहीं है, और दूसरी बात उसको किडनी मिल भी नहीं रही है। अगर मिल रही है तो उसकी बॉडी से ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, जो भी इश्यू है, मतलब उसके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाए, तो क्या अगर किडनी नहीं मिलेगी तो क्या उस बॉडी के अंदर कभी ब्लड फिल्टर नहीं किया जाएगा?
तो उसके लिए भाई कौन सी प्रोसेस होती है, हमारी डायलिसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, डायलिसिस की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी का ब्लड बाहर निकालते हैं और उस डायलिसिस की मशीन के अंदर डालते हैं, जहां पे वो डायलिसिस की मशीन ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देगी। ठीक है, और वो जब ब्लड साफ हो जाएगा उसको दोबारा से बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाएगा। तो आप डायलिसिस की प्रोसेस को देख लें। डायलिसिस की प्रोसेस के लिए पहले तो मान लो ये क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी। और ये ऐसी ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर किडनी फेल हो चुकी है, या फिर बोल दो कि किडनी काम नहीं कर रही है, इसकी किडनी खराब हो चुकी। इसको जरूरत है ब्लड को फिल्टर कराने की। अगर हम इस ह्यूमन बॉडी का कंप्लीटली ब्लड निकाल करके, ठीक है, इस बॉडी का पूरा ब्लड निकाल करके अगर इस डायलिसिस की मशीन में डाल देंगे और फिर इसको चढ़ाएंगे, तब तो इंसान ही ना मर जाएगा। क्या देखते आ रहे हैं कि हमारे लिए ब्लड बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ब्लड ही तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था ना, हर एक सब्सटेंस को। जैसे कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स, हमने जो खाना खाया था वहां से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे उसको भी वही डिलीवर कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था हर एक बॉडी पार्ट तक। जो हम ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कौन फ्लो करवा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह पे टारगेट ऑर्गन तक कौन लेके जा रहा था, ब्लड ही लेके जा रहा था। तो हम हमारी बॉडी का कंप्लीट ब्लड तो नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके का प्रोसीजर लगाना पड़ेगा कि हम एक साइड से तो क्या करते रहे, ब्लड को फिल्टर कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होती है हमारी आर्टरी। आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी छोड़ो, हमारे मतलब प्रेशर के साथ हार्ट से ब्लड बाहर आ रहा है, तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जब ब्लड फ्लो करता है तो उसको हम आर्टरीज बोलते हैं, वो आर्टरीज के थ्रू करता है। अब आर्टरीज के थ्रू अगर वो हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हर एक बॉडी ऑर्गन, उसकी जो सेल्स होंगी वो मेटाबॉलिक वेस्ट को उस ब्लड में छोड़ती जाएंगी। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है इसके अंदर। तो हमने ह्यूमन बॉडी की एक रेडियल आर्टरी ले ली। ठीक है, रेडियल आर्टरी ले ली। अब ये आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी है और यूजफुल सब्सटेंसेस भी। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ में सुई चढ़ा दी उसके, वहां से हमने क्या किया, ब्लड को निकालना शुरू कर दिया। किसके थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू। रेडियल आर्टरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रेडियल आर्टरी के थ्रू हम ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं पेशेंट की बॉडी से, जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो अब पहले एक बार थोड़ा सा ये बना लेते हैं कि डायलिसिस की मशीन दिखती कैसी है। ये है हमारी डायलिसिस की मशीन। ये बीच में जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर, या फिर बोल दो कि डायलिसिस टैंक। टैंक की शेप का दिख रहा है ना ये, तो हम इसको बोल देंगे, अंदर जो टैंक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोल देंगे डायलिसिस टैंक। इस डायलिसिस टैंक के अंदर, इस डायलिसिस टैंक के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इस तरीके से पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को तरीके से। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आया समझ में कि सबसे पहले हमने क्या लिया, ये डायलिसिस की मशीन बनाई। डायलिसिस की मशीन के अंदर ये हमने बना दिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू होके क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो करेगा इस मशीन के अंदर। दूसरी चीज, ये जो हमने टैंक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर ये पाइप सी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बीच में जो टैंक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम बोल देंगे डायलिसिस टैंक। ठीक है, उसको हम बोल देंगे डायलिसिस टैंक। और हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक ट्यूब डाली और हम इस ट्यूब को कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में लाते लाते लास्ट में इस कॉइल को बाहर निकाल रहे हैं। अब ये क्या स्ट्रक्चर है और इसके थ्रू होता क्या है, ये देखना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी से जो हमने आर्टरीज के थ्रू ब्लड निकाला था ना, उस ब्लड को हम इस डायलिसिस टैंक के अंदर डालेंगे, या फिर बोल दो कि इस डायलिसिस की मशीन में डालेंगे। कहाँ से डालेंगे,
मान लो इस एरिया से डाल दिया हमने, ऊपर से डाल दिया, अब यहाँ से क्या चीज फ्लो कर रही है, यहाँ से फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड, जिसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है, बहुत सारा पानी भी है, बहुत सारे प्रोटीन भी हैं, बहुत सारे विटामिन भी हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है। अब ये जो दो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, क्योंकि भाई ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर तो बनी हुई है, ये ब्लड वेसल सी जो बनी हुई है ये भी तो किसी ना किसी चीज से बनी हुई होगी, इसकी भी कोई ना कोई मेम्ब्रेन होगी, तो इसको हम बोलते हैं सेलोफोन मेम्ब्रेन, सेलोफोन मेम्ब्रेन। ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो हमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है डायलिसिस टैंक के अंदर, ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है ये किससे बनी हुई है, इसकी ये जो दोनों मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है वो सेलोफोन मेम्ब्रेन है, ये बनी हुई है सेल्यूलोज से। इतनी बात हुई क्लियर। अब हमने क्या किया है, यहां से हमने आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था उसको हमने इसमें डाल दिया। अब डालने के बाद क्या हुआ भाई, ये ब्लड फ्लो करेगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस ब्लड के अंदर है हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी है, और क्या चीज है, वाटर भी है, प्लस इसके अंदर यूरिया भी है, प्लस यूरिक एसिड भी है, और क्या क्या चीजें हैं, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे विटामिन्स भी हैं, और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट भी हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, ये सारी चीजें हमारे इस ब्लड के अंदर फ्लो कर रही हैं, और बहुत तरीके की ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, ये चीजें फ्लो कर रही हैं, ठीक है। अब इन सारे सिस्टम को हमने डाल दिया भाई, इस ब्लड को डाल दिया जिसके अंदर ये चीजें थी, उस ब्लड को डाल दिया डायलिसिस मशीन के अंदर। जब हमने डायलिसिस मशीन के अंदर इस ब्लड को डाला है तो इस पाइप के थ्रू ये सारा ब्लड फ्लो करता आ रहा है, ठीक है। अब इस डायलिसिस टैंक के अंदर एक चीज और डाली जाती है, यहाँ पे होता है हमारा डायलिसिस फ्लूइड, यहाँ पे होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस की मशीन के अंदर जो भी फ्लूइड बोल दो या फिर लिक्विडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो इसका हम क्या नाम दे देंगे, इसका हम नाम दे देंगे डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग, ठीक है। ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। इस डायलिसिंग फ्लूइड की क्या खास बात होती है कि इसकी जो कंसंट्रेशन बोल दो या फिर इसकी जो कंपोजिशन होती है ना, वो ऑलमोस्ट ब्लड के तरीके की होती है, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कंपोजिशन है वो ब्लड के तरीके की होती है, लेकिन एक डिफरेंस भी है। अब ब्लड के अंदर ये इतनी सारी चीजें हैं ना, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर है, जैसे कि हमारे पानी है तो फ्लूइड, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भी पानी होगा, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर है। ब्लड के अंदर प्रोटीन है तो हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भी प्रोटीन होंगे। हमारे ब्लड के अंदर पानी है तो उसके अंदर भी पानी होगा। विटामिन्स हैं तो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भी क्या होंगे, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होता और हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब एक चीज देखना कि जो सेलोफोन मेम्ब्रेन है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ एक चीजों को अलो करेगी अपने अंदर जाने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए। इस मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं। इतनी बात हुई क्लियर। तो आई थिंक ये सारी चीजें बता दी हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड की एंट्री हो रही है, ब्लड की एंट्री हो रही है जिसके अंदर ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे इस
मेम्ब्रेन कैसी है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है डायलाइजिंग फ्लूइड भी। इस डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है या फिर बोल दो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट हमारे ब्लड की कंपोजिशन के बराबर होती है। फर्क बस इतना है कि डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होगा, ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होगा, प्रोटीन भी होंगे, विटामिन भी होंगे, वाटर भी होगा, ठीक है, सारी चीजें होंगी। डिफरेंस क्या होगा कि नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नहीं है, नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब देखो जिस टाइम पे ब्लड फ्लो करेगा ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस कैसे होगा भाई, कंसंट्रेशन का डिफरेंस तभी होता है ना जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड में कोई सब्सटेंस ज्यादा हो और एक साइड में सब्सटेंस कम हो। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट कहाँ पे ज्यादा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भाई हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा है और हमारे डायलाइसिस जो फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, उनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है और ये क्या करेंगे, इस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन तक होती है। अब हमने देखा कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट की कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नाइट्रोजिनस वेस्ट की मूवमेंट हो जाएगी। मतलब हमारे ब्लड से क्या हो चुका है, अब हमारे ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल करके इस फ्लूइड के अंदर आ चुके हैं। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है प्रोटीन, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो उनकी तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। हालांकि कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रोटीन की कम होती है, यहाँ पे ज्यादा। लेकिन एक बात ये भी बताई है कि जो हमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। ये मेम्ब्रेन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आयंस की और नाइट्रोजिनस वेस्ट की ही मूवमेंट करवाएगी। ये अलो ही नहीं करेगी प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड को, मिनरल्स को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने के लिए, ठीक है। ये क्या होती है एक तरीके से, जैसे कि मान लो कोई हमने घर बनाया, उस पे मेन गेट पे हमने कोई रख लिया, ठीक है, कोई बॉडीगार्ड रख लिया, कोई भी रख लिया। अब वो क्या करेगा, उसका जो मन करेगा ना या फिर उसको जो ऑर्डर मिले होंगे वो उन व्यक्तियों को तो घर के अंदर आने देगा, ठीक है, और वो जिसको चाहता होगा उसको बाहर जाने देगा, ठीक है। मतलब वो एंट्री और एग्जिट कौन करवाएगा, वो मेन मुखिया कराएगा। सेम वही काम हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होता है। वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, कुछ सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए अलो करेगी, अदरवाइज वो किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट करने ही नहीं देगी, चाहे कंसंट्रेशन का कितना भी डिफरेंस हो। तो इतनी बात क्लियर हुई कि जब ब्लड इस सेलोफोन मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा, किस किस के बीच में, ब्लड के बीच में और डायलाइजिंग फ्लूइड के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है ब्लड के अंदर और इस फ्लूइड के अंदर कंसंट्रेशन कम है नाइट्रोजिनस वेस्ट की। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की मूवमेंट हो जाएगी और हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल के कहाँ चले जाएंगे, इस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो एक्सेस आयंस होते हैं ना, जिनकी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती, ऐसे आयंस को भी क्या कर दिया जाता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलो कर देती है कि वो ब्लड स्ट्रीम से निकल करके कहाँ आ जाए, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आए। तो जो आयंस होते हैं, जो एक्सेस आयंस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो भी निकल करके कहाँ आ जाते हैं, हमारे इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जितना इसके अंदर आ गया उतना ही ब्लड को फिल्टर करना है, हमें तो अपनी पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यूअसली ब्लड आता रहेगा और वो इसी तरीके से इस पाइप के थ्रू होता रहेगा और लास्ट में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अब जो ये हम इस पाइप के थ्रू ब्लड को बाहर निकाल रहे हैं इस डायलाइजिंग टैंक से या फिर बोल दो डायलाइजिंग की मशीन से,
जो बाहर निकाल रहे हैं इस ब्लड का हम क्या करें, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ब्लड को इकट्ठा कर दिया। अब ये ब्लड कैसा है, जब हमने यहाँ से ब्लड डाला था तो उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट भी थे, प्रोटीन भी थे, विटामिन भी थे, बहुत सारा उसके अंदर फ्लूइडिटी मटेरियल भी था, प्लाज्मा भी था, आयंस भी थे। लेकिन जब वो इस टैंक से होके गुजरा ना, तो अब इस ब्लड के अंदर और बाकी सारी चीजें हैं, बस नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है और एक्सेस आयंस नहीं। मतलब ये ब्लड हो गया अब प्योर। इस प्योर ब्लड की किसको जरूरत है भाई, पेशेंट की बॉडी को है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ब्लड को लेकर के आएंगे और बॉडी के अंदर डाल देंगे। अब बॉडी के अंदर कहाँ डालेंगे, जैसे कि हमने निकाला रेडियल आर्टरी से था, उसी तरीके से हम रेडियल वेन के थ्रू बॉडी के अंदर डाल देंगे इस ब्लड को, ठीक है। बॉडी से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट से भरा हुआ जो ब्लड था वो हमने किससे, रेडियल आर्टरी से हमने बाहर निकाल लिया और डायलाइजिंग टैंक के अंदर हमने उस ब्लड को डाल दिया। डायलाइजिंग टैंक ने क्या किया, डायलाइजिंग टैंक ने उस ब्लड को फिल्टर कर दिया, उसके अंदर से जितने भी वेस्ट मटेरियल थे, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट थे, उनको बाहर निकाल दिया इस ब्लड स्ट्रीम से। फिर हमने वो जो प्योर ब्लड था वो वापस से पेशेंट को चढ़ा दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, उसके ब्लड को फिल्टर करने का काम किया है। और ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम उसकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर एक मशीन के अंदर हो रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि हमने ये आर्टिफिशियली किया है। क्या किया आर्टिफिशियली, हमने नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला है और आर्टिफिशियली ये काम किया है, हमने मशीन की हेल्प से ये काम किया है। तो हम क्या बोलेंगे इसे, कि हमने आर्टिफिशियली क्या कर दिया, ब्लड को फिल्टर कर दिया। और यही प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस हमारी डायलिसिस की प्रोसेस होती है। क्यों भाई, शुरुआत में क्या पढ़ी थी कि डायलिसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम हमारी बॉडी के नाइट्रोजिनस वेस्ट को और जो एक्सेस आयंस है, जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहेगा और इसी तरीके से यहाँ पे फ्रेश ब्लड इकट्ठा होगा, उसको हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देंगे। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जो निकल करके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ रहा है, तो क्या एक टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट आके भर जाएगा। तो उस टाइम पे ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी और यहाँ पे कंसंट्रेशन एक टाइम के लिए कम भी हो सकती है। तो वापस से यहाँ भी तो जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ से कुछ ब्लड फिल्टर हो जाए तो हमें अब पता लग गया कि भाई इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। तो हम क्या कर देंगे, तो हम यहाँ पे डायलाइजिंग जो मशीन होती है वहां पे 2 पोर और होते हैं, ठीक है, वहां पे 2 पोर और होते हैं, एक ऊपर की साइड होता है, एक नीचे की साइड होता है। हम क्या करेंगे, ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना, इसको भी हम चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि हमारी बॉडी के जो हमारी डायलिसिस की प्रोसेस है वो प्रॉपरली चल सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नया डायलाइजिंग फ्लूइड डालते रहेंगे और वो क्या होगा, यहाँ पे भरता रहेगा और ऊपर तक वो जाता रहेगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको बाहर निकालते रहेंगे। तो हमने 2 पोर और बना लिए इसके अंदर, ठीक है। एक से हम क्या कर रहे हैं, एक रास्ते से हम नया डायलाइजिंग फ्लूइड को, जिसके कंसंट्रेशन ब्लड के कंसंट्रेशन के ऑलमोस्ट सेम है और इसके अंदर कोई भी नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं है, उसको हम यहाँ पे भरते जा रहे हैं और ऊपर से ऐसे डायलाइजिंग फ्लूइड को हम बाहर निकाल रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट की कंसंट्रेशन अब ज्यादा हो चुकी है। तो इतनी बात हुई क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लड को फिल्टर करवा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली फिल्टर। तो इस तरीके से एक किसी भी पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, डायलिसिस की प्रोसेस के थ्रू उसके ब्लड को फिल्टर कर देंगे। अगर उसकी किडनी काम नहीं कर रही है तो उसके अंदर अब क्या नहीं होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा, उससे वो कोमा में या फिर उसकी जान नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि भाई उसने डायलिसिस करवा ली ना। डायलिसिस क्या थी, उस बॉडी के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से बाहर कर दिया डायलिसिस की प्रोसेस ने, डायलिसिस की मशीन ने। ये बात हुई क्लियर। तो ये क्या थी, हमारी डायलिसिस की प्रोसेस थी। इस डायलिसिस की प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया है, सबको बात क्लियर हो गई ना, कि हमारी बॉडी से आर्टरी के थ्रू हमने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट जिस ब्लड के अंदर था वो हमने डायलाइजिंग टैंक के अंदर डाला, वहां से होता हुआ वो बाहर निकाल लिया। जब हमने उसको बाहर निकाला ना, तो इस टैंक के अंदर कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस था।
तो उसके कारण जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड के अंदर थे वो सारे निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आ गए थे, और अब जो ब्लड यहाँ पे निकाला है वो प्योर ब्लड है। इसको हम पेशेंट की बॉडी में वापस से चढ़ा देंगे, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट युक्त हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है उसको हम कंटिन्यूअसली बाहर निकालते रहेंगे और यहाँ से नया डायलाइजिंग फ्लूइड भरते रहेंगे। अब इस प्रोसेस को हम रिटन फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे वो देख लो। देखो, टू क्योर दिस पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू डायलिसिस। हमने वो जो बीमारी बताई थी ना कि जिसके अंदर उसकी किडनी क्या है, काम करना बंद कर देती हैं, तो उस प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसको उस दुविधा से निकालने के लिए हम डायलिसिस के प्रोसेस को उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि भाई तू डायलिसिस करवा ले, तेरा ब्लड फिल्टर हो जाएगा। अगर किडनी काम नहीं कर रही है और तुझे कोई नई किडनी भी नहीं मिल रही है तो डायलिसिस करवा लो, डायलिसिस भी सेम काम करेगी, ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ब्लड को फिल्टर हर रोज करवाया जाता है, नहीं, ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है, उसके बाद 10-15 दिन के बाद फिर से ब्लड को फिल्टर करवाया हो। एक बार में मतलब एक दिन में ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। वो धीरे धीरे होती है प्रोसेस। तो हम 15-20 दिन के अंदर या फिर महीने के अंदर एक बार अगर हम डायलिसिस करवा लेते हैं तो हमारे अगले 15-20 दिन अच्छे से निकल जाते हैं। हमारे नहीं, मतलब जिसकी किडनी खराब हो चुकी है उसके। डायलिसिस मेंटेन द बॉडी बैलेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है, वो डायलिसिस की प्रोसेस हमारी बॉडी में करती क्या है, एक तो हमारा ब्लड प्रेशर सही बनाए रखती है। ब्लड प्रेशर का क्या मतलब है कि ब्लड जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब वो ब्लड कितना प्रेशर लगाएगा भी, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगे या फिर बहुत ज्यादा सब्सटेंस एक्यूमुलेट होंगे तो वो प्रेशर और ज्यादा लगाएगा। मतलब प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हमारे डायलिसिस प्रोसेस करेगी। और ये क्या करती है, पानी को और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को, आयंस को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। यही प्रोसेस अभी पढ़ के आए। इट प्रिवेंट केमिकल्स सच एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम फ्रॉम रीचिंग द हजार्डस लेवल। हमारी बॉडी के अंदर ये भी क्या है, ये सारे आयंस हैं। ठीक है, पोटेशियम है, ये के पॉजिटिव आयंस होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन है, Na पॉजिटिव आयंस है। तो ये जो आयंस है ना, अगर ये बॉडी के अंदर लिमिट में है तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन जब इन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के लिए हजार्डियस होते हैं, बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो डायलिसिस की जो मशीन है वो क्या करेगी, उनके साथ साथ जो एक्सेस आयंस हैं, जो वेस्ट आयंस हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट जिनकी हो चुकी है, उनको भी ब्लड से बाहर निकालने का काम करेगी। अब ये देखो कि जो हमारी देखो इस तरीके से होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर पहले क्या किया, आर्टरीज से तो ब्लड को निकाल लिया। उस आर्टरीज से जब वो ब्लड को निकाला तो हमने एक पंप के थ्रू उसको प्रेशर से डायलिसिंग मशीन के अंदर डाल दिया। अब इस डायलिसिंग जो मशीन है उसके अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन है, या फिर बोल दो कि डायलिसिंग फ्लूइड है। अब ये डायलिसिंग जो फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन और ब्लड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। नाइट्रोजनस वेस्ट और आयंस निकल करके बाहर चले जाएंगे डायलिसिंग फ्लूइड में। वो क्यों हो रही है, क्योंकि एक ट्यूब होती है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये जो हमें दिखाई दे रही है ना इस तरीके से ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इनकी जो वॉल है वो सेमी परमिएबल होती है, कुछ सब्सटेंसेस को अलो करती है बाहर जाने के लिए, कुछ को इन कर, सिर्फ वेस्ट्स के लिए परमिएबल होती है, यूजफुल सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल नहीं होगी। तो एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ब्लड बाहर निकल रहा है। अब ये जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कैसा ब्लड है, वो ऐसा ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस फ्रेश ब्लड को क्या किया जाएगा, इस फ्रेश ब्लड को तो पेशेंट की बॉडी के अंदर रेडियल वेन के थ्रू वापस से चढ़ा दिया जाएगा। और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड हम दिखाई दे रहा था कि भाई डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसको हम इस पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेंगे और नीचे से नया डायलाइजिंग फ्लूइड उसके अंदर लगा देंगे। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड आ रहा है ना, इसके अंदर पानी भी है, इस पानी के साथ साथ बहुत सारे आयंस भी हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं। इसको हम इकट्ठा करके क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। जैसे कि यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसी तरीके से ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का हमारी बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस, बॉडी के बाहर क्या है, यूरिन प्रोड्यूस हुआ है। अब इस फ्रेश ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई कर दिया जाए। तो अब इस डायलिसिस की प्रोसेस को हम रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं।
द आर्टेरियल ब्लड इज पास थ्रू द डायलाइजर, ठीक है, डायलाइजर का मतलब है जो हमने डायलाइजिंग टैंक देखा था उसके बारे में जिक्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्टेरियल ब्लड को हमारे बॉडी के आर्टरीज के अंदर, हमारी बॉडी के आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको हम डायलाइजर के अंदर डालेंगे। उसके बाद बैक टू द बॉडी थ्रू वेन, और वेन के थ्रू उसी ब्लड को क्या कर देंगे, हम हमारी बॉडी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ब्लड को बाहर निकाल लेंगे बॉडी के, और वेन के थ्रू उसको वापस से डाल देंगे। हेपेरिन इज यूज्ड एज एंटीकोएगुलेंट व्हाइल पासिंग द ब्लड थ्रू मशीन। जिस टाइम पे हमने मशीन के अंदर उस ब्लड को डाला है ना, उस टाइम पे उसमें हिपेरिन भी ऐड किया जाता है। हिपेरिन क्या बताया था भाई, हिपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है। हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वो अंदर कभी भी ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं करता, क्यों, क्योंकि वहां पे हिपेरिन प्रेजेंट होता है। और हिपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता कभी भी, ठीक है। हिपेरिन कब तक ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देगा, जब तक वो एयर के टच में नहीं आ जाता, ठीक है, एयर के संपर्क में नहीं आ जाता, तब तक हिपेरिन अपना काम करेगा। लेकिन जब वो इन्वायरमेंट के टच में आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, ब्लड का थक्का जमाना शुरू कर देगा, उसकी क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे कि किसी को भी चोट लगती है तो पहले क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड फ्लो करने के बाद क्योंकि कट लग गया तो वो इन्वायरमेंट के टच में आ गया, हवा के टच में आ गया। हवा जब उस ब्लड को टच करेगी या फिर उसके संपर्क में आएगी तो साथ ही साथ उस ब्लड के साथ में हिपेरिन भी उसके टच में आएगा। उस हिपेरिन के कारण ब्लड क्लॉट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हिपेरिन अपना काम तभी कर सकता था एंटीकोएगुलेंट की तरह जब वो हवा के संपर्क में या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं था। लेकिन कट लगते ही क्या होगा, ब्लड के साथ हिपेरिन भी इन्वायरमेंट के टच में आएगा और उसके कारण ब्लड क्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम डायलाइजिंग मशीन के अंदर ब्लड को भेज रहे हैं तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी है कि वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। और उसके थ्रू भी जब वो ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे हिपेरिन बनाने के लिए कोई नहीं है। हमारी बॉडी में तो हिपेरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन उस डायलाइजिंग टैंक के अंदर कोई हिपेरिन की प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वहां पे ब्लड क्लॉट ना बन जाए, इसीलिए आर्टिफिशियली हिपेरिन को उस डायलाइजिंग टैंक के अंदर ब्लड के साथ ही उसमें डाला जाएगा, ताकि वहां पे ब्लड क्लॉट ना करे। मशीन के थ्रू जब वो ट्रेवल करेगा तो उसमें हिपेरिन ऐड कर देंगे। इनसाइड द डायलाइजर blood move through hemofilter which contain tiny channels interposed between the cellophane membrane। अब यही बात बताइए कि जो हमने वो मैश लाइक स्ट्रक्चर देखा था ना, जिसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स ने अपना नेटवर्क बना रखा था, वो बहुत सारी जो ट्यूब्स दिखाई दे रही थी उनके अंदर से इस ब्लड को फ्लो करवाया जाएगा। और उन ट्यूब्स की जो वॉल थी वो सेलोफोन मेम्ब्रेन से बनी हुई होंगी। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं, कुछ सब्सटेंस को अलो करेंगी एग्जिट करने के लिए या फिर इसमें एंट्री करने के लिए। और किसको, सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट को, एक्सेस आयंस को, एक्सेस वाटर को अपने से बाहर निकालने का काम करेंगी ये मेम्ब्रेन। अदरवाइज किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो विटामिन है, चाहे वो प्लाज्मा है, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट अंदर से बाहर नहीं जाने देगी। सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग नाइट्रोजिनस वेस्ट की, पानी की और आयंस की मूवमेंट होगी। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज bathed इन डायलाइजिंग फ्लूइड कॉल्ड डायलस्टेट। अब ये जो हमें वायर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर जो वेसल्स दिखाई दे रही थी जिनकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, उनके बाहर कौन प्रेजेंट होगा, उनके बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होगा। अब डायलाइजिंग फ्लूइड के बारे में भी बता दिया था कि डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड की कंसंट्रेशन के लगभग सेम सी होती है। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड होगा उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, आयंस नहीं होंगे। लेकिन जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट होगा। उसी के कारण क्या होगा, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होकर के मूवमेंट होगी। द यूज्ड डायलस्टेट बोल दो या फिर डायलाइजिंग फ्लूइड बोल दो, इज कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड। उसको बार बार रिप्लेस किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि अगर डायलाइजिंग फ्लूइड को हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजिनस वेस्ट
आ जाएगा। अब नाइट्रोजिनस वेस्ट बहुत सारा डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ही आ गया, तो हमारे ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्लो कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन अब डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन के कम हो जाएगी। तो इसके कारण हो सकता है कि डायलाइजिंग फ्लूइड का जो एक्सेस नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो हमारे ब्लड के अंदर ही वापस से जाने लग जाए। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो हम डायलाइजिंग मशीन का क्यों यूज कर रहे थे, ताकि नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सके। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर और ज्यादा ऐड होता गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर और ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट आए, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जार्डियस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसको बार बार रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, नीचे की साइड से उसको ज्यादा फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को डाला जाता है, ऊपर से उसको निकाला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, यूरिया, फॉस्फेट, कैरेटिन एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वही बात रिपीट हो रही है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, और जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, आयंस है, वो सारे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे टेलीफोन मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये मूवमेंट जो होगी वो किसके अलोंग होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। essential substance are required by the body diffused in the dialysate into the blood। अब डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है ना, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो इसका मतलब कुछ ही चीजों को अलो करेगी इन एंड आउट के लिए। ऐसे तो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भी कंसंट्रेशन इसकी प्रोटीन की, फॉस्फेट की, इनकी कम होती है, ब्लड के अंदर ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन या फिर जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ में बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो जो हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंस है उनको बाहर नहीं जाने देगी। जो वेस्ट सब्सटेंस है उनको डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर हमारी बॉडी जो डायलाइजिंग टैंक है वो ऑटोमेटिकली छोड़ देगा सेलोफोन मेम्ब्रेन। Except of plasma protein, almost all the substance are exchanged between the dialysing through cellophane membrane। वही बात बताइए कि वेस्ट सब्सटेंसेस को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन भेज देंगे, लेकिन जो यूजफुल सब्सटेंस है उनकी मूवमेंट नहीं होगी। Dialysis machine also has several blood pump with the pressure monitor and enable flow of the blood from patient to the machine बैक टू द पेशेंट। ठीक है, अब इसने बताया कि इसके अंदर है ना कुछ पंप भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें देखे थे, यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट थी, हमारे पंप प्रेजेंट थे। जब हम बॉडी से निकाल करके डायलाइजिंग मशीन में जब हम ब्लड को पहुंचा रहे थे तो उस टाइम पे यहाँ पे पंप का यूज किया था, ताकि प्रेशर के साथ क्या चला जाए, हमारे प्रेशर के साथ ब्लड डायलाइजिंग मशीन के अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पंप्स का यूज किया था ताकि जल्दी जल्दी से इनके मूवमेंट हो चुके। फ्लो फ्रेश डायलिस्टेट एंड ड्रेनेज ऑफ द डायलिस्टेट। ऐसा डायलाइजिंग फ्लूइड जिसका हमने यूज कर दिया उसको तो ड्रेन आउट कर दिया जाएगा, बॉडी डायलाइजिंग मशीन से बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो फ्रेश ब्लड है उसको हमारी वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर दोबारा से चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अब जो वो ब्लड है ना उसके अंदर कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, वो फ्रेश ब्लड है। ठीक है, यही दोबारा दिखा रखी है। ठीक है, तो ये क्या हमारे आर्टिफिशियल किडनी बोल दो या फिर डायलिसिस की प्रोसेस। क्लियर हुई ये चीज कि डायलिसिस की प्रोसेस क्या होती है। डायलिसिस की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हम किडनी पेशेंट के लिए यूज करते हैं। जब किसी भी पेशेंट की किडनी, ठीक है, जब किसी भी पर्सन की किडनी फेल हो जाती है या फिर अपना काम करना बंद कर देती है, प्रॉपरली काम नहीं करती है, क्लियरली बोल दो कि जब किसी की बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को जो किडनी बाहर निकालती है वो काम करना बंद कर दें, तो हमारी बॉडी को जरूरत तो है कि भाई हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालें। अगर किडनी नहीं कर सकती तो हम क्या करते हैं, एक मशीन के अंदर उस ब्लड को फिल्टर करवाने का काम करते हैं। तो डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है, उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, थ्रू ए डायलाइजिंग टैंक। तो ये थी डायलिसिस की कंप्लीट प्रोसेस, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी और इसकी प्रोसेस भी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे।